हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं आपकी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन को। इस चैप्टर के ऑथर है अल्फोंस डॉटेड, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। ये जो स्टोरी है फ्रेंको पर्सियन वार के टाइम की स्टोरी है, जो कि 1817 से 1871 के बीच में हुआ था, जिसमें पर्सिया ने फ्रांस को हरा दिया था। पर्सिया को बिस्मार्क लीड कर रहा था। उन दिनों की बात है जब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया देशों से मिलकर पर्शिया बना हुआ था। तो इस कहानी में बताया गया है कि फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लॉरेन पर्शिया के हाथों में चले गए थे। फ्रांस इनको हार गया था और पर्शिया ने इनको जीत लिया था, इनको ऑक्यूपाई कर लिया था। तो हमें इस स्टोरी को रीड करना है और हमें ये जानना है कि ये जो फ्रांस के दो ज़िले हैं जो कि पर्शिया के पास पहुंच गए थे, कौन कौन से वो दो ज़िले हैं, एल्सेस और लॉरेन। तो वहाँ के जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या कुछ असर पड़ता है जब दो ज़िले फ्रांस के हाथों से निकल कर पर्शिया के पास पहुँच गए, तो वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ पर और स्कूल्स लाइफ पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है, ये हमें इस स्टोरी को रीड करने से पता चलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स आपकी स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसको ट्रांसलेट करते हैं वर्ड टू वर्ड। फ्रेंड्स, इस स्टोरी में आई से मतलब नरेटर है, जिनका नेम फ्रांस है। तो फ्रांस कहते हैं कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग, especially because Emmanuel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. It means मैं उस सुबह स्कूल के लिए देर से रवाना हुआ और डांट की वजह से डरा हुआ था। डेड मतलब यहाँ पर होता है डरना और स्कोल्डिंग मतलब होता है डांटना, क्योंकि जब वो स्कूल के लिए देर से ही निकले थे तो अब उन्हें डर था कि आज उन पर डांट पड़ने वाली है, आज उन पर डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज एमहेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, खास करके उनके टीचर एमहेमल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर आज मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। आज वो पार्टिसिपल्स पर मुझसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जो कि एक ग्रामर का टॉपिक होता है, उसका मुझे एक वर्ड भी नहीं पता था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कुछ पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और पूरा समय मैं घर के बाहर ही स्पेंड करूं, घर के बाहर बिताऊं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, लेकिन वहाँ पर बहुत गर्म था, बहुत ही ज़्यादा चमकदार था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, मतलब खुले मैदान में सामिल के पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। सामिल मतलब यहाँ पर होता है ऐसी जगह जहाँ पर लकड़ियों को काटा जाता है, लकड़ियों का काम किया जाता है, उसी को कहा जाता है सामिल। It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to schools. इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग था। जो टेम्पटिंग मतलब होता है अट्रैक्टिव, मतलब कि जो भी कुछ उसको दिखाई दे रहा था, फ्रेंड्स को जो भी कुछ वहाँ पर नज़र आ रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, उसकी तरफ वो आकर्षित हो रहे थे, जो कि पार्टिसिपल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, पार्टिसिपल से ज़्यादा अट्रैक्टिव था। बट उनके पास स्ट्रेंथ था, मतलब वो खुद कहते हैं कि मेरे पास ये ताकत थी कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूँ और दोबारा से मैं स्कूल की तरफ रुख कर सकूं और यहाँ से मुड़कर मैं जल्दी से स्कूल चला जाऊं। तो उसके बाद वो वहाँ से स्कूल के लिए रवाना हो गए, स्कूल चले गए। उसके बाद फ्रांस बताते हैं कि व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। क्राउड मतलब होता है भीड़, और यहाँ पर ये जो बुलेटिन बोर्ड है इसका मतलब होता है नोटिस बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्रॉप्स, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, मतलब कि जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें हमें वहाँ पर देखने को मिल रही थी, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स, द कमांडिंग ऑफ ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स की आज्ञा, ये सारी जो खबरें थी वो हमें बुलेटिन बोर्ड पर देखने को मिलती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए मैंने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। अब इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। इसका मतलब ये है कि मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था मैं उतनी तेज़ी से आगे बढ़ा, और जो ब्लैक स्मिथ जिसका वॉचर था वो वहाँ पर अपने अप्रेंटिस के साथ बुलेटिन बोर्ड को रीड कर रहे थे। उन्होंने मुझे बुलाया और वो मुझसे कहता है कि इतनी तेज़ी से मत जाओ बच्चे, तो अपने स्कूल काफ़ी समय से पहले पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मी एमएल्स लिटिल कॉटन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मैंने सोचा वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं एम हेमल के छोटे बगीचे के पास हाँफते हुए पहुँच गया। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table.
इसका मतलब ये है कि अक्सर जब स्कूल शुरू होता था, जब स्कूल लगता था तो स्कूल में बहुत ज़्यादा हलचल होती थी। बसर मतलब होता है शोरगुल होना, बहुत ज़्यादा हलचल होना, जिसको गली में, जिसको सड़क पर भी सुना जा सकता था। जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलना, डेस्क को बंद करना और लेसन्स को रिपीट करना, एक आवाज़ में पढ़ना। यूनिसन मतलब होता है एक सुर में किसी लेसन्स को रिपीट करना, उसको पढ़ना, जैसे कि अक्सर छोटे बच्चे याद करते हैं बहुत ज़ोर से, बहुत वेरी लाउड साउंड से। विद योर हैंड्स ओवर और ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, लेसन्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए अपने कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से उसको पढ़ना। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर्स का टेबल पर अपने रूलर को बार बार बजाना, जिससे कि बच्चे डरे रहे और अपना जो क्लास वर्क है उसको करते रहे। तो टीचर्स क्या करते थे कि वो अपने रूलर को टेबल पर बार बार मारा करते थे, जिसको रैपिंग कहा जाता है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इसका मतलब ये है कि फ्रांस कहते हैं, फ्रांस बताते हैं कि ये जो कमोशन होता था, कमोशन मतलब होता है हलचल। तो जब स्कूल शुरू होता था, स्कूल लगता था, तो बहुत ज़्यादा हलचल होती थी, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। उस हलचल में फ्रांस क्या किया करते थे, फ्रांस अपनी सीट पर चुपचाप जाकर बैठ जाया करते थे। वो अपने टीचर्स की नज़रें बचाकर, नज़रें चुराकर अपने प्लेस पर बैठ जाया करते थे। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, लेकिन उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, मतलब कि वहाँ पर उस दिन कोई शोरगुल नहीं था, कोई हलचल नहीं थी। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि खिड़की से जब मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, वो अपने अपने प्लेसेस पर बैठे हुए थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज ट्राइबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और एम हेमल जो कि उनके टीचर हैं, वो अपने रूलर को अपने बाहों में फंसा कर राउंड लगा रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। उसके बाद फ्रांस बताते हैं कि मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से मुझे अपने प्लेस पर जाकर बैठना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन आई वॉज। इसका मतलब ये है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा होऊंगा, कितना ज़्यादा मैं डरा हुआ होऊंगा कि सभी के सामने से मुझे होकर गुजरना था और अपने प्लेस पर जाना था और अपने प्लेस पर बैठना था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उस दिन कितना ज़्यादा शर्मिंदा होऊंगा और उस दिन कितना ज़्यादा डरा हुआ होऊंगा। बट नथिंग हैपन। एम हेमल saw me एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली। इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और एम हेमल जो कि उनके टीचर थे, उन्होंने मुझको देख लिया और उन्होंने मुझे बहुत काइंडली कहा कि गो टू योर प्लेस एंड क्विकली, मतलब कि अपने प्लेस पर जल्दी से चले जाओ। लिटिल फ्रांस मतलब कि छोटे फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। इसके बाद फ्रांस कहते हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट और टीचर्स हैड ऑन हिज ब्यूटीफुली ग्रीन कोट। इसका मतलब ये है कि फ्रांस बताते हैं कि आई जम्प्ड ओवर द बेंच, कि मैं बेंच के ऊपर से जंप करता हुआ अपनी डेस्क पर पहुंच गया और वहां जाकर मैं बैठ गया। लेकिन जब मैंने अपने जो डर था, जो फ्राइट था, उस पर थोड़ा बहुत काबू पा लिया, तो फिर मैंने अपने टीचर की ड्रेस को नोटिस किया और मैंने देखा कि जो टीचर हैं वो अपना सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए, ब्यूटीफुली ग्रीन कोट, जो कि उनके टीचर एम हेमल उस दिन पहने हुए थे। हिज फ्रिल शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप। इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि जो उनके टीचर एम हेमल थे, वो उस दिन ग्रीन कलर का अपना कोट पहने हुए थे और झालरदार शर्ट पहने हुए थे और सिल्क का वो कैप भी लगाए हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज। इसका मतलब ये है कि वो जो सूट पहने थे उस पर कसीदेकारी थी, उस पर काम था, और उसे प्राइस या इंस्पेक्शन के दिनों के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। लेकिन आज ना तो कोई प्राइस का डे था, ना कोई इंस्पेक्शन का डे था, उसके अलावा भी वो सूट पहने हुए थे, जो कि फ्रांस के लिए एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली बात थी। बिसाइड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलम। इसके अलावा जो स्कूल था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा गंभीर दिख रहा था। बट द थिंग दैट surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves। इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि जो चीज़ों ने फ्रांस को बहुत ज़्यादा सरप्राइज किया, वो चीज़ें ये थी कि जो बेंचेस अक्सर खाली हुआ करती थी, उन पर आज विलेज के लोग, गाँव के लोग बैठे हुए थे, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे कि हम बैठते हैं वैसे ही गाँव के लोग भी वो इनकी बेंचेस पर पीछे बैठे हुए थे। ओल्ड हाउसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल
others besides everybody looks sad। एक बार फ्रांस बताते हैं कि वो जो लोग बैठे हुए थे उनमें कौन कौन थे। ऑल हाउजर थे, इसके बाद जो हाउजर थे वो अपने 3 कोनों वाली के हैट लगाए हुए थे, और फॉर्मर मेयर मतलब कि भूतपूर्व मेयर वो थे, और फॉर्मर पोस्ट मास्टर बैठे हुए थे, सेवरल अदर बिसाइड्स, इसके अलावा और भी लोग वहाँ पे बैठे हुए। तो हर एक एवरीबडी लुक्ड सैड, हर एक आज दुखी दिख रहा था, हर एक आज सैड था। इन हाउजर हैड ब्रोड इन ओल्ड primer thumb at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages। इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि जो हाउजर थे वो अपने साथ प्राइमरी की मतलब अपनी जो पुरानी पुस्तकें हैं उनको लेकर आए थे, जिनके ऊपर वो अंगूठा थंब रखे हुए थे, उनके कॉर्नर पर वो उनके थंब रखे हुए थे। उसके बाद उन वो बुक्स को वो अपने घुटनों पर टिकाए हुए रखे हुए थे, और उन बुक्स के बीच में अपने चश्मे अपने स्पेक्टिकल्स को रखे हुए थे। वाइल आई वॉज वाउंडिंग अबाउट इट ऑल, Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new masters come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." इस बार फ्रांस बताते हैं कि जब मैं सोच रहा था उन चीज़ों के बारे में सोच रहा था, Hamel जो कि फ्रांस के टीचर थे वो अपनी चेयर पर बैठते हैं और अपनी जेंटल टोन में कहते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा आखिरी सबक है जो मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ। बर्लिन से ऑर्डर हुए हैं कि अब यहाँ पर जर्मन लैंग्वेज को सिखाया जाएगा, जो कि अल्सेज और लॉरेन में है, वहाँ पर अब जर्मन लैंग्वेज चलेगी और आपके नए टीचर कल आ जाएंगे। ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी सबक है और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक इसको सुने। What a thunderclap these words were to me, or the riches that was what they had put up at the town hall। इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि जो बिजली की तरह गरज वाले जो वर्ड्स थे वो मेरे लिए थे, और वो कितने अभागे लोग, तो वो ये था जो उन्होंने अपने टाउन हॉल पर लगा रखा था। My last French lesson why I hardly knew how to write, I should never learn anymore, I must stop there। Then oh how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's eggs or going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry my grammar and my history of the saints। यह फ्रांस जो है वो अपने आप से कहते हैं कि मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन ये है, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि मैं इसे बहुत मुश्किल से लिख पाता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कि अब मैं उसे कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, कि मुझे अब वहाँ पे रुक जाना चाहिए। वो हाउ सॉरी, अपने आप को बहुत सॉरी कहते हैं और अफसोस करते हैं। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग, कि मैं कितना बुरा हूँ कि मैं सीख नहीं रहा था, लर्निंग नहीं कर रहा था, मेरे लेसन को नहीं सीख रहा था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, और अपना टाइम जो स्पेंड कर रहा था बर्ड्स के एग्स को खोजने में, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर जाने के लिए। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस, मेरी किताबें जो मेरे लिए एक नॉइसेंस हुआ करती थी। वाइल एगो सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ऑल फ्रेंड्स, जो मेरी ग्रामर जो हिस्ट्री बुक्स जो मेरे कभी कभी जो मेरे लिए बहुत भारी होती थी ले जाने के लिए, अब वो मेरे पुराने मित्र हो जाएंगे, अब वो मेरे पुराने मित्र रहेंगे। नो दैट आई कुड नॉट गिव अप, लेकिन अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता हूँ। एंड एम हैमेल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन। इसके बाद फ्रांस कहते हैं कि मेरे जो एम हैमेल जो मेरे जो टीचर हैं उनका जो विचार था कि अब मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा, जो कि मुझसे दूर जा रहे हैं। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकली ही वाज, कि ये सब मुझे भूल जाएंगे, उनके रूलर और उनके सनकीपन को भुला दिया। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of village were sitting there in the back of the room। इसके बाद फ्रांस सोचते हैं कि बेचारा आदमी तो ये उनके लास्ट लेसन के सम्मान में था जो उन्होंने संडे को अपने अच्छे क्लॉथ्स पहने हुए थे, और अब मुझे समझ में आ गया है कि जो गांव के लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, वो पीछे की सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। It was because they were sorry to that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। ये इस वजह से था कि वे शर्मिंदा महसूस कर रहे थे कि वे ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं गए थे। ये उनका तरीका था अपने मास्टर को उनके 40 साल की सर्विस के लिए थैंक यू कहने का। अब वो उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं था, रेस्पेक्ट करने के लिए, आदर देने के लिए वहाँ पर जमा हुए थे, वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। While I was thinking of all this, I had my name called. It was my turn to recite। इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारते हुए सुना। अब मेरा टर्न था सुनाने के लिए, मतलब रिसाइट जो होता है, रिसाइट मतलब तो सुनाना है, मतलब कि अब फ्रांस की बारी थी सुनाने के लिए। उनके जो टीचर थे, टीचर ने अब फ्रांस का नाम पुकारा कि अब तुम्हारा टर्न है सुनाने के लिए। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up।
तो इसके बाद फ्रांस सोचते हैं कि वो जो पार्टिसिपल्स वो उनको अच्छे से सुनाना चाहते थे, बिना किसी मिस्टेक के, बिना किसी गलती के। फ्रांस चाहते थे कि आज लास्ट डे है तो इसको मैं अच्छे तरीके से सुनाऊं। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुनाना शुरू किया तो जो फर्स्ट वर्ड था उस फर्स्ट वर्ड में ही उलझ गए, और उसकी वजह से वहाँ पर वो डेस्क को पकड़े हुए खड़े रहे, और उनका जो दिल था वो धड़क रहा था, हार्ट बीटिंग हो रही थी। उसके बाद फिर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे ऊपर देखने की, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहे थे, क्योंकि पहले तो वो सोच रहे थे कि आज बिना किसी मिस्टेक के पूरे पार्टिसिपल्स को सुना देता हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुनाना शुरू किया तो पहले वर्ड में ही उलझ गए। उसकी वजह से वो फिर कंटिन्यू डेस्क को होल्ड करके खड़े रहे, और उनका जो दिल था वो धड़क रहा था, और उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर देख सकें। अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। I heard MML say to me, I won't scold you little France, you must feel bad enough। इसका मतलब ये है कि अब जो फ्रांस है, फ्रांस कहते हैं कि मैंने सुना कि मेरे जो टीचर MML हैं उन्होंने मुझसे कहा कि I won't scold you, मतलब कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना। लिटिल फ्रांस यू मस्ट फील बैड इनफ, कि अब तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील करना चाहिए, बुरा महसूस करना चाहिए। सी हाउ इट इज़, कि देखो एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, कि हम हमेशा अपने आप से कहते थे, क्या कहते थे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि हमारे पास बहुत समय है, हमारे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, कि मैं इसे कल याद कर लूँगा। मतलब कि फ्रांस जो थे वो कहा करते थे अपने होमवर्क के बारे में, जब उनके टीचर उनसे कहते थे तो फ्रांस कहते थे कि मैं इसे कल याद कर लूँगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब तुम देखो कि हम कहाँ आ गए हैं, कौन सा वक्त आ गया है। और दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सेस, कि ये अल्सेस के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, नाउ those fellows out there will have to write to say to you, how is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little France, we have all a great deal to reproach ourselves with। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा को अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है। अब वे बाहर से आए लोग तुम्हें ये कहने का अधिकार रखते हैं कि ये क्या बात है, तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो फ्रांस, और तुम अपनी खुद की भाषा को नहीं बोल पाते हो, अपनी खुद की फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं बोल पाते हो, ना ही उसे लिख सकते हो। किंतु नन्हे फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो। ये उनके जो टीचर रहते हैं MML, वो फ्रांस से कहते हैं कि फ्रांस तुम ही सबसे बुरे नहीं हो, हम सभी अपने आप को धिक्कारने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद फ्रांस के टीचर फ्रांस से कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सीखने देने के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं थे, वे ये चाहते थे कि तुम फार्म में या फिर मिल्स में काम करो, जिससे कि तुम उनके लिए थोड़ा बहुत पैसा कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, हैव आई नॉट ऑफन send you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing did I not just give you a holiday। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो फ्रांस के जो टीचर रहते हैं MML, वो अपने आप को भी दोष लगाते हैं, कहते हैं इसमें मेरा भी दोष है, इसमें मैं भी दोषी हूँ। क्या मैं तुम्हें पढ़ाई के अलावा, लेसन सिखाने के अलावा मैं तुम्हें अपने फ्लॉट्स में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था, और जब मैं फ़िशिंग के लिए जाता था क्या मैं तुम्हें छुट्टी पर नहीं भेज देता था। मतलब अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं MML जो कि फ्रांस के टीचर हैं। वो कहते हैं इसमें थोड़ा बहुत दोष मेरा भी है, इसमें मेरी भी गलती है कि मैं तुम्हें लेसन सिखाने की बजाय तुम्हें फ्लॉट्स में पानी देने के लिए भेज दिया करता था, और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तब मैं तुम्हें छुट्टी पर भेज देता था। Then from one thing to another, MML went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is if they had the key to their prison। फिर एक बात से दूसरी बात MML फ्रांसीसी भाषा में करते हैं और बोलते रहते हैं, और ये कहते हैं कि ये संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, जो फ्रेंच लैंग्वेज है दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट, बहुत ही ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। हमें इसको सुरक्षा देनी चाहिए, और हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, इंस्लेव्ड मतलब होता है गुलाम, जब लोग गुलाम बन जाते हैं तो जब तक वे अपनी लैंग्वेज को, अपनी भाषा को मजबूती से होल्ड किए रखते हैं, पकड़े रखते हैं, तो मानो कि अपने कैद खाने की जो की होती है, जो चाबी उनके पास होती है। देन ही ओपन अ ग्रामर एंड रीड अस और लेसन। उसके बाद MML जो रहते हैं वो ग्रामर का लेसन ओपन करते हैं और कहते हैं कि आप इसको रीड करें, तो वो रीड करना शुरू कर देते हैं।
I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully and that he had never explained everything with so much patience. इसका मतलब ये है कि इसके बाद फ्रांस जो है, फ्रांस खुद बताते हैं कि वो जो उनके टीचर उनको ग्रामर पढ़ाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा अमेज हो जाता हूँ कि एक एक चीज़ वो कितने अच्छे तरीके से समझाते हैं, मैं सारी चीज़ें समझ जाता हूँ और ऐसा लगता है कि बहुत ईजी, बहुत आसानी तरीके से उन्होंने मुझको सिखाया है, जो कि मैंने कभी भी ध्यानपूर्वक किसी भी चीज़ को नहीं सीखा था. एंड देन ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, कि इतने तरीके से, इतने शांति, इतने पेशेंस से उन्होंने कभी भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कराया जितने केयरफुली उन्हें एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करा दिया है. इट सीम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. इसका मतलब ये है कि ऐसा लगता है कि वो जो लाचार इंसान जो कि उनके महल को कहना चाहते हैं कि वो अपनी हर एक चीज़ यहाँ पर सिखाना चाहते हैं हमसे दूर जाने से पहले, जितना भी उनका एक्सपीरियंस, जो भी कुछ उनका नॉलेज है वो हमें देना चाहते हैं हमसे दूर जाने से पहले, हमारे दिमाग में वो भर देना चाहते हैं एक एक चीज़ जो उनको पता है, जो उनका एक्सपीरियंस, जो उनका नॉलेज है वो हमें हमसे दूर जाने से पहले सब कुछ एक बार में ही, सब कुछ आज ही हमें सिखा देना चाहते हैं, सब कुछ आज ही हमें पढ़ा देना चाहते हैं. After the grammar, we had lesson in writing. That day, M. Himmel had new copies for us written in a beautiful round hand. France Alsace, France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. इसका मतलब ये है कि ग्रामर के बाद हमारा राइटिंग का लेसन था. M. Himmel हमारे लिए न्यू कॉपीज लेकर आए थे जिन पर ब्यूटीफुल वर्ड्स में फ्रांस अल्सेस 2 टाइम्स लिखा हुआ था. वो पूरे रूम में ऐसे लग रहे थे कि जैसे उनको रॉड से डेस्क के ऊपर उनको पूरे रॉड से लटका दिया हो. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? के बाद फ्रांस अपने आप से कहते हैं कि तुमने देखा होगा कि हर व्यक्ति आज कितना ज़्यादा बिजी था और आज कितना क्वाइट था, कितनी ज़्यादा शांति थी. पेपर्स के ऊपर पेनों के चलने की आवाज़ आ रही थी और एक बार क्या होता है कि कुछ भौरे रहते हैं जो उड़कर अंदर आ जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का भी अटेंशन, किसी का भी ध्यान वहाँ पर नहीं जाता. यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे थे, जो लिटिल किड्स थे, वो भी अपने फिश हुक से सीधे ट्रेसिंग का काम कर रहे थे, मानो कि ये भी फ्रांस ही था. छत के ऊपर कबूतर के शांति से कूज की आवाज़ आती है, जो पिजन्स होते हैं उनकी आवाज़ छत के ऊपर से सुनाई देती है और फ्रांस अपने आप में सोचते हैं और अपने आप से कहते हैं क्या वे उन्हें भी जर्मन में क्यूज करने को मजबूर कर देंगे, क्या अब इन पिजन्स पर भी ये कंट्रोल कर लेंगे और क्या इन पिजन्स को भी जर्मन सिखाएंगे, जिससे कि जो पिजन्स हैं अब क्या वो जर्मन में भी क्यूज करेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Himmel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. इसके बाद फ्रांस बताते हैं कि जब मैंने अपने राइटिंग वर्क से अपनी नज़रों को ऊपर उठाकर देखा तो एम हेमेल अपनी चेयर पर स्थिर बैठे हुए थे और उस रूम की हर एक चीज़ को बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से देख रहे थे, मानो कि ऐसा लग रहा था कि वो सारी चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करना चाहते हो, उन्हें हमेशा के लिए याद रखना चाहते हो. इतने ध्यान से उस रूम की हर एक चीज़ को बहुत गौर से एम हेमेल देख रहे थे. Fancy for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and benches had been worn smooth, walnut trees in the garden were taller, and the hop vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. दोस्तों इसका मतलब ये है कि एम हेमेल 40 ईयर से एक ही प्लेस पर सर्विस कर रहे थे. इट मीन्स एक ही स्कूल में टीचिंग कर रहे थे. उस स्कूल की क्लास के सामने एक एम हेमेल का गार्डन था जो कि विंडो से साफ नज़र आता था, जो कि जैसा का तैसा था. उसके बाद फ्रांस बताते हैं कि ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ. केवल डेस्क और बेंचेस घिसी पिटी दिख रही थी वो यूज़ की वजह से. द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वॉलनट मतलब होता है अखरोट. अखरोट की जो ट्रीज थे वो गार्डन में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए थे, और हॉप वाइन जिसको एम हेमेल ने लगाया हुआ था, एम हेमेल ने उसको प्लांट किया हुआ था, वो बहुत ऊंची हो गई थी और रूफ तक पहुंच गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर्स मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउट पैकिंग देयर ट्रंक्स, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे. दोस्तों इसका मतलब ये है कि एम हेमेल को इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाना था, और इन सारी चीज़ों को छोड़कर जाना कितना ज़्यादा हृदय विदारक होगा. बेचारा आदमी जो कि एम हेमेल के लिए यूज़ किया जा रहा है, और उनकी सिस्टर ऊपर कमरे में ट्रंक्स को पैक करते हुए सुनना भी कितना ज़्यादा दुख भरा होगा कि उसने पैकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे उन्हें उस कंट्री को छोड़कर जाना था. तो दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि एम हेमेल के लिए कितना ज़्यादा वो जो टाइम होगा, कितना ज़्यादा सैड टाइम होगा, जिससे कि वो इतने बड़े दुख के साथ उस स्कूल से विदा लेने वाले थे जहाँ पर उन्होंने 40 ईयर्स सर्विस की थी.
but he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba baby bo boo down there at the back of the room. Old Houses had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. इसका मतलब ये है कि एमएमएल के पास हर लेसन को एंड तक सुनने का साहस था। करेज मतलब होता है साहस। आफ्टर द राइटिंग मतलब कि राइटिंग के बाद इनका हिस्ट्री का लेसन था, और जो छोटे बच्चे हैं बेबीज़ ने उनका जो सॉन्ग था बा बे बी बो, इसको गाया। उसके बाद जो ओल्ड हाउसेस से जो कि पीछे की तरफ बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपने स्पेक्टिकल्स को पहन लिया था और अपनी बुक्स को अपने हाथों में रख लिया था, और उन लेटर्स को वो स्पेल करने लगे थे, उनको धीरे धीरे पढ़ने लगे थे। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. It was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how will I remember it, that last lesson? यू कुड सी दैट ही टू, इसका मतलब ये है कि तुम भी देख सकते थे। वॉज क्राइंग हिज वॉइस, कि वे भी रो रहा था और उसकी जो आवाज़ है वो भी काँप रही थी। मतलब कि ये वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, ये एमएमएल के लिए यूज़ किए जा रहे हैं कि उनकी आवाज़ जो थी वो कितनी ज़्यादा काँप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर, ये सुनने में ये बहुत ही ज़्यादा फनी था कि वॉट वी ऑल वांटेड टू लव एंड क्राई, कि हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे, मतलब खुशी और गम दोनों ही एक साथ थे। हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, इसका मतलब ये है कि वे मेरा आखिरी सबक कितने अच्छे से मुझे याद है, जिसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। All at once the church clock struck 12. Then the angelus at the same moment the trumpet of the Persians returning from drill sounded under our windows. MML stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. इसका मतलब है कि अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज जाते हैं। उस चर्च की घड़ी 12 बजाती है, और जो एंजेलस है इसका मतलब होता है घंटा, जो कि चर्च में लगा होता है, तो वो घंटा बजता है, 12 बजने का साउंड सुनाई देता है। उसके बाद जो पर्शियन सोल्जर्स थे, वो पर्शियन सोल्जर्स अपने जो ड्रिल कर रहे थे, ड्रिल से वापस लौटते हैं, तो उनकी जो आहट रहती है, उनकी जो साउंड रहता है, वो खिड़की के अंदर से सुनाई देता है। इसके बाद एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो जाते हैं और वो अपनी कुर्सी से उतर कर खड़े होते हैं। और इसके बाद फ्रांस बताते हैं, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा। आज जो एमएमएल जो कि फ्रांस के टीचर हैं, बहुत ही ज़्यादा टॉल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे दिख रहे हैं। माय फ्रेंड सेड ही, उसके बाद वो कहते हैं, मेरे दोस्तों मतलब कि जो एमएमएल है वो कहते हैं, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन, मतलब आई कहते हैं, लेकिन इसके बाद वो किंतु उनका जो गला होता है वो भर जाता है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि एमएमएल से कुछ भी कहते नहीं बनता है, उनका गला भर जाता है और उसके बाद एमएमएल कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, आई कर ही वो चुप हो जाते हैं। Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, "Vive la France." दोस्तों इसका मतलब ये है कि एमएमएल जो कि फ्रांस के टीचर थे, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं और चाक का एक टुकड़ा लेते हैं और अपनी पूरी ताकत से, जितनी वो ताकत लगा सकते थे उतनी पूरी ताकत से वो ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। इसके बाद एमएमएल अपने सर को दीवार से लगाते हैं और बिना कोई वर्ड के ही अपने आप से एक इशारा करते हैं, सबकी खुशी के लिए, सबकी शांति के लिए हाव भाव से वो प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि इशारा करते हैं। और इशारा करने के बाद एमएमएल जो है वो अनाउंस कर देते हैं, ये कह देते हैं कि विद्यालय खारिज किया जाता है, अब आप सभी जा सकते हैं। और इसी तरह से इस चैप्टर का अंत होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी स्टोरी आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ गई होगी, क्योंकि डिटेल में मैंने इस स्टोरी को एक्सप्लेन कराया है वर्ड टू वर्ड। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा बड़ी ज़रूर थी, लेकिन मैंने इसको आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको इस स्टोरी को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, so that आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर को लेकर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।